नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 8 से 17 मार्च तक की महत्वपूर्ण खबरों को, जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्हें हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़। तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा। इसका आधिकारिक शुभंकर मोरबीर है, जो आदिवासी साहस का प्रतीक है। अगली खबर है 58वां बाघ अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया। तो बात करें इसके भौगोलिक स्थिति की, तो राज्य और जिला है मध्य प्रदेश और जिला है शिवपुरी। क्षेत्र यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ शुष्क पर्णपाती और कटीले वन पाए जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह पार्क कभी ग्वालियर के महाराजाओं का शाही शिकारगाह हुआ करता था। इसकी स्थापना 1958 में शिवपुरी नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, जिसका नाम बाद में माधवराव सिंधिया के नाम पर माधव नेशनल पार्क रखा गया। प्रमुख आकर्षण और संरचनाओं की बात करें तो जॉर्ज कैसल पार्क के उच्चतम बिंदु पर स्थित एक महल, जिसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम की एक रात की यात्रा के लिए बनाया गया था। शंख सागर यह एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है, जो इसी पार्क के भीतर स्थित है। यहाँ मगरमच्छ सफारी प्रसिद्ध है। माधव सागर पार्क के भीतर स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण जलाशय है। बाघों का पुनरुद्धार। तो माधव नेशनल पार्क में 1970 के दशक के बाद बाघ विलुप्त हो गए थे। मार्च 2023 में बाघ पुनर्स्थापन परियोजना के तहत यहां बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों को लाकर छोड़ा गया था। अब इसे आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। अगर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान। तो इस नए रिजर्व के साथ मध्य प्रदेश अब भारत में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्यों 8 अभ्यारण्य है, जिसमें राज्य वाला बन गया है, जो जिनके नाम है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेच, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना, दुर्गावती और अब माधव भी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघ गणना 2022 के अनुसार यहाँ सबसे अधिक 785 बाघ हैं। कनेक्टिविटी, तो यह पार्क पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के बीच एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करता है। तो 58वां बाघ रिजर्व की बात करें मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में स्थित, हालिया चर्चा 2026 में आया। 57वां था राजस्थान, अरावली पहाड़ियों में जो स्थित है, राजस्थान का 5वां रिजर्व है। 56वां है तमिलनाडु पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र के साथ बाघ गलियारा भी है। 55वां है राजस्थान में ही, चंबल नदी के पास स्थित है। और 54वां मध्य प्रदेश, सागर, दमिया और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 जारी रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है, जबकि फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। तो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य तथ्य देखें तो रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। जारी करता है गैलप यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। भारत का स्थान 118वां है 147 देशों में, जो कि काफी बेकार स्थिति है। शीर्ष देश है फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरा
और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। सबसे निचला देश है अफगानिस्तान। मूल्यांकन के 6 प्रमुख कारक हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। भारत की स्थिति, यद्यप भारत की रैंक में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, जिसका स्थान है 109वां, नेपाल 92 और चीन 98वां से काफी पीछे है। विशेष बिंदु 2025 संघर्ष युद्ध के बावजूद इजराइल 8वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में सामाजिक विश्वास और सामुदायिक जुड़ाव को खुशहाली के लिए आवश्यक माना गया है। अगला देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026। तो 15 मार्च को मनाया गया ये। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। मुख्य तथ्य, 15 मार्च 2026 को मनाया गया। थीम थी इसकी सुरक्षित उत्पाद, अस्वस्थ उपभोक्ता अर्थात सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स। उद्देश्य, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाजार में होने वाले शोषण, धोखाधड़ी और असुरक्षित उत्पादों से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वैश्विक नेतृत्व, तो यह दिवस प्रतिवर्ष कंज्यूमर्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रेरणा, इस दिवस की प्रेरणा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए ऐतिहासिक भाषण से मिली। वे उपभोक्ता अधिकारों को औपचारिक रूप से संबोधित करने वाले पहले विश्व नेता थे। पहली बार आयोजन, तो विश्व स्तर पर पहला उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में मनाया गया था। कैनेडी द्वारा बनाए गए 4 मौलिक अधिकार, सुरक्षा, सूचना, चयन और सुने जाने का अधिकार। भारत में उपभोक्ता अधिकार, तो भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जिसने 1986 के पुराने कानून का स्थान लिया है। इस कानून के तहत मुख्य 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला है सुरक्षा का अधिकार, तो खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा। दूसरा है सूचना का अधिकार, उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और कीमत की जानकारी। चुनने का अधिकार, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न उत्पादों तक पहुंच। सुने जाने का अधिकार, उचित मंचों पर उपभोक्ता की शिकायतों पर विचार। निवारण का अधिकार दिया गया है, अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ हर्जाना या समाधान पाने का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। अगली खबर है संगीत कला निधि पुरस्कार 2026। तो प्रसिद्ध वीणा वादक जयंती कुमारेश को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार विजेता है डॉक्टर जयंती कुमरेश। क्षेत्र है कर्नाटक संगीत, वाद्य यंत्र है सरस्वती वीणा और घोषणा करता है मद्रास संगीत अकादमी। समारोह, यह पुरस्कार पारंपरिक रूप से अकादमी के वार्षिक सम्मेलन के अंत में प्रदान किया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक, ठीक है, तो भारत बन गया है दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मार्च 2026 में जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े, तो भारत की वैश्विक हिस्सेदारी, वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% से 8.3% के बीच है। शीर्ष आयातक देश यूक्रेन 9.7% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आयात में भारी वृद्धि हुई है। भारत 8.2% के साथ दूसरे स्थान पर, सऊदी अरब 6.8% के साथ तीसरे स्थान पर और कतर 6.4% के साथ है चौथे स्थान पर। तो भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता, तो भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए
किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय विविधीकरण की नीति अपना रहा है। तो इस समय रूस से 40% है। तो रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। यह 2011 से 15 में 70% थी, जो अब घटकर 40% रह गई है। फ्रांस, तो ये फ्रांस का से जो आयात करता है वो है 29%। तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, मुख्यतः राफेल विमानों और स्कॉर्पियन पनडुब्बी के कारण। इजराइल 15%, तो तीसरे स्थान पर रहा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण की बात करें तो आयात में गिरावट 2016 से 20 की तुलना में 2021 से 25 के बीच भारत के हथियार आयात में लगभग 4% की कमी आई है। कारण की बात करें तो यह गिरावट भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों के कारण स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक निर्यातक, अमेरिका 42% दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बना हुआ है। इसके बाद फ्रांस और रूस का स्थान है। पड़ोसी देशों की स्थिति, तो पाकिस्तान के हथियार आयात में 61% की वृद्धि हुई है, जिसका 81% हिस्सा चीन से आता है। अगली खबर है जल जीवन मिशन 2.0। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है और JJM 2.0 लॉन्च किया है। मुख्य सांख्यिकी और बजट की बात करें तो नया कार्यकाल दिसंबर 2028 तक विस्तृत किया गया है। कुल परिव्यय की बात करें तो 8.69 लाख करोड़, जो कि पहले यह था 3.60 लाख करोड़ के करीब था। केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़, जो 2019 के शुरुआती आवंटन 2.08 लाख करोड़ से 1.51 लाख करोड़ अधिक है। वर्तमान स्थिति की बात करें मार्च 2026 में तो लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.80 करोड़ अर्थात 81.6% से अधिक घरों में नल का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। JJM 2.0 के प्रमुख उद्देश्य बात करें तो JJM 2.0 का दृष्टिकोण बुनियादी ढांचा निर्माण से बदलकर सेवा वितरण पर केंद्रित हो गया है। 100% संतृप्ति, दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन सुनिश्चित करना। स्थिरता, जल स्रोतों की दीर्घकालिक उपलब्धता और भूजल पुनर्भरण पर ध्यान देना। परामर्श और सशक्तिकरण, तो ग्राम पंचायतों और पानी समितियों को तकनीकी और वित्तीय रूप से सशक्त बनाना ताकि वे जल प्रणालियों का संचालन और रखरखाव स्वयं कर सकें। महत्वपूर्ण नई पहल, सुजलम भारत, तो एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव सेवा क्षेत्र ID दी जाएगी। यह स्रोत से नल तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला की डिजिटल मैपिंग करेगा। जल अर्पण, तो यह तंत्र ग्राम पंचायतों को योजनाओं के चालू होने और सौंपने की प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल करेगा। 24/7 आपूर्ति, तो विकसित भारत 2047 के विजन के तहत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 24 घंटे जलापूर्ति का लक्ष्य रखा जाएगा। परीक्षा के लिए UPSC और PCS या PSC टिप्स की बात करें तो योजना का प्रकार, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना। फंड शेयरिंग, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50-50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। मानक, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगली खबर है अमोल पालेकर को META लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026
प्रदान किया गया। तो प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक अमोल पालेकर को MET अर्थात महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार का नाम है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। संस्था है महिंद्रा ग्रुप और टीम वर्क आर्ट्स। महातिया भारतीय रंगमंच के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय रंगमंच के विकास में अपना जीवन समर्पित किया हो। अमोल पालेकर करियर और योगदान। रंगमंच की शुरुआत। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी थिएटर से की थी। वे 1960 से 70 के दशक के समांतर सिनेमा और प्रायोगिक रंगमंच के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। थिएटर समूह। उन्होंने अनिकेत नामक थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी। प्रसिद्ध नाटक। उनके कुछ उल्लेखनीय नाटकों में संताकोट, चालू है, हायवदन और आधे अधूरे शामिल हैं। सिनेमा में पहुंचना। उन्हें हिंदी सिनेमा में गोलमाल, रजनीगंधा और छोटी सी बात जैसी फिल्मों में मध्यम वर्ग के आदमी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अगली खबर है अमेरिका का मिसाइल परीक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैलिफोर्निया तट के परमाणु क्षमता वाली मिनुटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु देखें तो 3 मार्च 2026 की रात को कैलिफोर्निया के ब्रैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसे लॉन्च किया गया। लक्ष्य की बात करें तो मिसाइल ने प्रशांत महासागर में लगभग 6700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की और मार्शल द्वीप समूह के क्वाजालिन एटलो के पास अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। प्रकार। यह एक निहत्था परीक्षण था जिसका उद्देश्य अमेरिकी परमाणु निवारक की प्रभावशीलता और तत्परता की जांच करना है। निहत्था का मतलब है इसमें कोई भी ऐसे बम वगैरह नहीं लगाए गए थे। उपनाम। इसे अक्सर डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है। मिनुटमैन थर्ड की तकनीकी विशेषता। प्रकार। जमीन से मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी। रेंज। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर से अधिक है। गति। यह मैक 23 लगभग 24,000 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की हाइपरसोनिक गति से यात्रा कर सकती है। ईंधन। यह 3 चरणों वाला ठोस रॉकेट ईंधन इंजन है। पेलोड। यह कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि वर्तमान में संधियों के तहत इसे एकल हथियार के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। संचालन। इसे एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा संचालित किया जाता है। सामरिक महत्व। परमाणु ट्राइड। यह अमेरिका के परमाणु ट्राइड तथा जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता का जमीनी आधार है। नियमित परीक्षण। तो अमेरिकी वायुसेना के अनुसार यह परीक्षण वर्षों पहले निर्धारित किया गया था और इसका वर्तमान वैश्विक तनाव से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार यह विरोधियों के लिए एक शक्तिशाली डिटरेंस संकेत है। अगली खबर है स्कॉटलैंड में जल दाह संस्कार। तो स्कॉटलैंड जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड ने जल दाह संस्कार, जिसे तकनीकी रूप से एक्वामेशन या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, को कानूनी मान्यता दे दी है। वह ऐसा करने वाला ब्रिटेन का पहला देश बन गया है। एक्वामेशन क्या है? प्रक्रिया की बात करें तो इसमें शव को एक सील बंद धातु के कक्ष में रखा जाता है। इसमें 95% पानी और 5% क्षारीय घोल जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तापमान और दबाव की बात करें तो मिश्रण का लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उच्च दाब और क्षार के कारण शरीर के ऊतक 3-4 घंटे में तरल में बदल जाते हैं। अवशेष। तो अंत में केवल हड्डियां बचती हैं, जिन्हें सुखाकर सफेद पाउडर अर्थात राख के समान बना दिया जाता है और परिजनों को सौंप दिया जाता है।
अगली खबर है दुर्लभ डस्की ईगल उल्लू। तो उत्तराखंड के तराई पश्चिम वन प्रभाग में दुर्लभ डस्की ईगल उल्लू का एक जोड़ा देखा गया, जो 15 साल बाद इस क्षेत्र में देखा गया है। इसकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इसमें, तो स्थानीय उत्तराखंड कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग का एक फोटो पर्यटन जोन है। अवधि लगभग 15 वर्ष बाद इस क्षेत्र में पुनः इसका दर्शन हुआ। वैज्ञानिक नाम की बात करें इसके, तो बूबो डोरोमंडस है। तो बड़े आकार का लगभग 50 सेंटीमीटर का भूरा धूसर रंग का उल्लू होता है ये। पहचान, कानों पर स्पष्ट पंखों के गुच्छे और गहरी पीली आंखें। आवास, घने नदी तटीय क्षेत्र और पुराने पेड़ पर ये पाया जाता है। व्यवहार, आमतौर पर निशाचर, दिन में घनी पत्तियों में छिपकर रहता है, अर्थात रात्रि में ही ये दिखाई देते हैं। पर्यावरण महत्व, यह एक शीर्ष शिकारी है जिसकी उपस्थिति एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की पुष्टि करता है। खोजकर्ता की बात करें तो एक नेचुरलिस्ट है हिमांशु त्रिवा, जिन्होंने इसकी खोज की है। अगली खबर है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार एक विशिष्ट मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात पेसिव यूथनेसिया के ढांचे को लागू करने की अनुमति दी है। हरीश राणा प्रकरण, तो पृष्ठभूमि, हरीश राणा 2013 में एक दुर्घटना के बाद से कोमा जैसी स्थिति में थे, जो चौथी मंजिल से गिर गए थे तो कोमा में चले गए थे। न्यायिक आदेश, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उनके माता पिता की याचिका पर आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दी। महत्व, 2018 के कॉमन कॉज दिशा निर्देश का पहला वास्तविक कार्यान्वयन है। परिणाम, चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत सहायता हटाने के बाद मार्च 2026 में उनकी मृत्यु हो गई। कानूनी ढांचा और प्रमुख निर्णय की बात करें तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का विकास इन महत्वपूर्ण मामलों के माध्यम से हुआ है। पहला अरुण शानबाग मामला 2011, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता दी। कॉमन काज बनाम भारत संघ 2018, तो संविधान पीठ ने घोषणा की गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। संशोधित दिशा निर्देश 2023, तो कोर्ट ने लिविंग विल और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल बनाया। तो सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु विशेषता परिभाषा, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या, जीवन रक्षा उपचार जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब को रोकना या हटाना। और सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात है, मृत्यु को तेज करने के लिए घातक इंजेक्शन या पदार्थ देना। भारत में स्थिति, तो कानूनी रूप से मान्य है सख्त सुरक्षा उपायों के साथ, और गैर कानूनी है इसे हत्या माना जाता है। मतलब हम लोग सक्रिय रूप से कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते जिससे व्यक्ति को मृत्यु दी जाए। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कोर्ट के अनुसार इसमें गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। लिविंग विल, एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश जिसमें व्यक्ति पहले से लिख सकता है कि स्थिति बिगड़ने पर उसे लाइफ सपोर्ट दिया जाए या नहीं। अगला पेरेंट्स पैट्रिया सिद्धांत, कोर्ट उन मरीजों की ओर से निर्णय ले सकता है जो स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करने में असमर्थ हैं। वर्तमान प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय, तो मेडिकल बोर्ड, अस्पताल को विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाना होगा जो प्रमाणित करें कि स्थिति लाइलाज है। न्यायिक निगरानी, वर्तमान में ऐसी प्रक्रियाओं के लिए न्यायिक या जिला मजिस्ट्रेट की पुष्टि आवश्यक होती है। पैलिएटिव केयर, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपचार हटाने के बाद मरीज को दर्द निवारक देखभाल मिलनी चाहिए ताकि उसकी मृत्यु कष्टहीन हो। अगली खबर है इसरो का मिशन, तो हाल ही में इसरो ने PSLV C62E OSN1 मिशन को लेकर अपडेट आए हैं, जिसमें तकनीकी कारणों से अपेक्षाकृत कक्षा तक पहुंचने में चुनौतियां देखी गई। तो मिशन के मुख्य विवरण की बात करें तो लॉन्च की तिथि थी 12 जनवरी 2026 सुबह लगभग 10:18 पर।
लॉन्च था वाहन PSLV C62। PSLV का 64वां मिशन है ये। रॉकेट कॉन्फ़िगरेशन PSLV DL 2 स्लाइड स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ। प्रेक्षण स्थल की बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का प्रथम लॉन्च पैड। पेलोड और उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक उपग्रह EOS-N1 जिसे अन्वेषा कोड नेम दिया गया था। यह DRDO द्वारा विकसित एक हाइपर स्टेपल पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह था। इसका उद्देश्य रणनीतिक निगरानी, सीमा सुरक्षा, कृषि और पर्यावरण निगरानी था। सहयात्री उपग्रह इसमें 15 अन्य छोटे उपग्रह शामिल थे जैसे भारत, नेपाल, स्पेन, ब्राजील आदि से। विशेष प्रयोग स्पेनिश स्टार्टअप का KID अर्थात क्रिस्टल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो एक पुनः प्रवेश यान का प्रोटोटाइप था। विफलता के तकनीकी कारण तीसरे चरण PS3 में खराबी। रॉकेट के तीसरे चरण के अंत में एक विसंगति देखी गई। रोल रेट डिस्टरबेंस तीसरे चरण के दौरान रॉकेट को रोल रेट अर्थात घूर्णन गति में गड़बड़ी आई जिससे वह अपने निर्धारित पथ से भटक गया। परिणाम रॉकेट अपेक्षित कक्षीय वेग प्राप्त नहीं कर सका जिससे प्राथमिक उपग्रह EOS-N1 और अन्य 15 पेलोड नष्ट हो गए। माना जाता है कि अवशेष दक्षिणी हिंद महासागर में गिरे। महत्वपूर्ण तथ्य व्यावसायिक मिशन यह न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड का 9वां समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। लगातार दूसरी विफलता यह PSLV के तीसरे चरण से जुड़ी दूसरी लगातार विफलता थी। इससे पहले मई 2025 में PSLV C61 EOS-9 मिशन भी विफल रहा था। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यह तकनीकी साधारण कैमरों के विपरीत प्रकाश के सैकड़ों सूक्ष्म बैंड्स में डेटा कैप्चर करती है जिससे किसी वस्तु की भौतिक संरचना की सटीक पहचान संभव होती है। अगली खबर है सही और बोधी। तो भारत ने स्वास्थ्य सेवा में जिम्मेदार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए सही और बोधी पहल शुरू की है। तो सही के बारे में देखते हैं स्ट्रेटजिक फॉर AI एंड हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। तो सही एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा तथा नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में AI को अपनाने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करता है। उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग को सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य आधारित और समावेशी बनाना। मुख्य स्तंभ की बात करें गवर्नेंस AI समाधानों के विकास और तैनाती के लिए स्पष्ट निगरानी तंत्र, डेटा प्रबंधन रोगी की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना, मानकीकरण AI टूल्स के लिए सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानक तय करना। महत्व या राज्यों, अस्पतालों और शोध संस्थानों को AI तकनीक को जिम्मेदारी से लागू करने में मदद करता है। बोध तो बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। तो बोध एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है जिसे IIT कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के उपयोग से विकसित किया है। कार्य यह AI मॉडल के बड़े पैमाने पर उपयोग से पहले उनके परीक्षण और सत्यापन के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। प्राइवेसी फर्स्ट अप्रोच यह प्लेटफॉर्म फेडरेटेड लर्निंग या सुरक्षित वातावरण का उपयोग करता है जिससे AI मॉडल का परीक्षण बिना वास्तविक स्वास्थ्य डेटा साझा किए किया जा सकता है। डिजिटल पब्लिक गुड इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। बेंचमार्किंग यह AI उपकरणों की सटीकता, निष्पक्षता और प्रदर्शन को वास्तविक दुनिया के डेटा के आधार पर मापता है। यहाँ पे तुलना कराई गई सही और बोधी में। तो पूर्ण रूप की बात करें सही का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर AI इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया और बोध है बेंचमार्क
ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। प्राकृतिक नीतिगत ढांचा रोड मैप है ये, तकनीकी प्लेटफॉर्म है ये। सहयोगी संस्थान जिसका सहयोग करता है स्वास्थ्य मंत्रालय, इसे आईआईटी कानपुर प्लस एनएचए ने बनाया है। प्राथमिकता नैतिक और सुरक्षित गाइडलाइंस तय करना, और बोधिका है एआई मॉडल का परीक्षण और सत्यापन करना। अगली खबर देखते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में ओडिशा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद गोवा और झारखंड का स्थान है। तो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु देखते हैं, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले। तो ओडिशा रहा प्रथम स्थान पे, गोवा द्वितीय और झारखंड तीसरे स्थान पर। अग्रणी श्रेणी की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ये भी अग्रणी रहे। आकांक्षी श्रेणी की बात करें, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राजकोषीय तनाव में हैं। ओडिशा की सफलता के क्या कारण है? तो उच्च पूंजीगत व्यय, कम राजकोषीय घाटा, मजबूत कर संग्रह और कुशल ऋण प्रबंधन। विशेष बिंदु 10 उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है। महत्व, यह सूचकांक बताता है कि राज्य अपने कर्ज को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित कर रहा है और विकास व्यय 73% तक वृद्धि को कैसे बढ़ा रहा है। अगली खबर है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं। परीक्षा के मुख्य विवरण की बात करें तो संस्था है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह भारत का पहला बैंक है जिसने घरेलू बाजार में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है। कुल राशि की बात करें 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ आधार प्लस 5,000 करोड़ ग्रीन सुविकल्प। परिणाम और मांग, 16,415 करोड़ की बोलियां मिली जो मांग के उच्च स्तर को दर्शाती हैं। कूपन दर और अवधि 7.10% प्रति वर्ष 7 साल की परिपक्वता के साथ। रेटिंग, केयर और रेटिंग्स और आईसीआरए द्वारा AAA रेटिंग दृष्टिकोण और उच्च सुरक्षा के संकेत है। उपयोग, फंड का उपयोग हरित ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। निवेशक, मुख्य रूप से बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और दीर्घकालिक निवेशक शामिल थे। प्लेटफॉर्म, एनएसपी के इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। महत्व, यह भारत के नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप है और बैंकों के बीच ग्रीनियम और ग्रीन बॉन्ड पर कम ब्याज दर के प्रति विश्वास को दर्शाता है। अगली खबर है, जन औषधि केंद्र। तो मार्च 2026 तक भारत में 18,000 से अधिक कार्यात्मक जन औषधि केंद्र सक्रिय हो चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विवरण की बात करें तो प्रमुख लक्ष्य, सरकार ने मार्च 2027 तक केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उत्पाद सूची, वर्तमान में इसमें 2,110 दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा सामग्री शामिल है। किफायती दरें, यहाँ दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती उपलब्ध हैं। नोडल एजेंसी, यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया गया। बचत का प्रभाव, पिछले 11 वर्षों में इस योजना के माध्यम से नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है। प्रोत्साहन, तो केंद्र चालकों को मासिक खरीदारी पर 10% से 20% तक प्रोत्साहन राशि अधिकतम 10,000 से 20,000 प्रति माह प्रदान की जाती है। राज्य और विवरण की बात करें तो शीर्ष पर है महाराष्ट्र, जहां पे 727 केंद्र खोले गए हैं। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां 3,550 केंद्र खोले गए हैं और तमिलनाडु में 1,559 केंद्र खोले गए हैं।
अब बात करते हैं ऑस्कर 2026। तो 98वें अकादमिक पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया माइकल बी जॉर्डन को। फिल्म का नाम है सिनर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेसी बकेल, फिल्म हेमनेट। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के पॉप डेमन हंटर्स को दिया गया है। अगला बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026। तो शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से विवरण बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष पाली उमरगिर अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना को दिया गया। अवार्ड्स का आधार 2024-25 दौरान शानदार फॉर्म और आईसीसी टूर्नामेंट में प्रदर्शन। महत्वपूर्ण उपलब्धियां मंधाना की बात करें तो उन्होंने 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। उन्होंने भारत के महिला वनडे विश्व कप जीतने में 434 रनों के साथ बड़ी भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिल की देखें तो 2024-25 सीजन में लगातार रन बनाकर भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई और नंबर 1 वनडे बल्लेबाज के रूप में पहचान बनाई। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्नल सीके नायडू। तो पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को सम्मानित किया गया। अन्य प्रमुख विजेता की बात करें तो बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू पुरुष हर्षित राणा को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू महिला एन श्रीचरणी को मिला। महिला वनडे में सर्वाधिक रन स्मृति मंधाना। महिला वनडे में सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा को दिया गया। अवार्ड्स के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यह समारोह 2025-26 के दौरान भारतीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले सितारों के लिए एक वार्षिक उत्सव है। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी निरंतरता और टीम की सफलता में योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। अगली खबर है रोड सेफ्टी ग्लोबल चैंपियन। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन नामित किया है। मुख्य विवरण और अभियान की बात करें तो अभियान का नाम सचिन तेंदुलकर UNJCDX के वैश्विक अभियान मेक सेफ्टी स्टेटमेंट से जुड़ा है। उद्देश्य इस पहल का मुख्य लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या आधा अर्थात 50% करना है। मुख्य संदेश तेंदुलकर ने अपने वीडियो संदेश में एवरी लाइफ मैटर्स अर्थात हर जीवन महत्वपूर्ण है के नारे के साथ अनुशासन और जागरूकता पर जोर दिया है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो नियुक्ति उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जीन डॉट द्वारा वैश्विक चैंपियन के रूप में शामिल किया गया है। सड़क सुरक्षा का दशक यह पहल यूएन डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 से 2030 के अनुरूप है। भारत पर ध्यान भारत में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाहनों की संख्या के अनुपात में 10 गुना अधिक है, जिसे कम करने के लिए यह अभियान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में प्रमुखता से चलाया जाएगा। सहयोग राज्य की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस अभियान के तहत भारत के 4 राज्यों राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। सचिन तेंदुलकर के अन्य महत्वपूर्ण पद तो दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के सद्भावना दूत गुडविल एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने 2020, 21 और 22 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स टीम का नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। अब बात करते हैं कुछ दिवस की। तो 7 मार्च राष्ट्रीय बी हर्ट डे जो छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 11 मार्च नो स्मोकिंग डे। अब बात करते हैं 8 से 17 मार्च की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो 8 मार्च 1909 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की औपचारिक शुरुआत की गई। 8 मार्च 1948 एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई।
और 1986 में लेबनान के बैरूत में 4 फ्रांसीसी टीवी पत्रकारों का अपहरण। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 15 मार्च 1535 बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर विजय प्राप्त की। 16 मार्च 1996 श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विल्स विश्व कप क्रिकेट जीता। 17 मार्च 763 अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद का जन्म हुआ। 17 मार्च 1920 बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान का जन्म हुआ। 17 मार्च 1962 भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का हरियाणा की करनाल में जन्म हुआ। 17 मार्च 1990 भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का हिसार हरियाणा में जन्म हुआ। 17 मार्च 2004 नासा का मैसेंजर बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। 17 मार्च 2019 गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ। विशेष बिंदु की बात करें तो संस्कृत 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आयरलैंड के संरक्षक संत को समर्पित है। और व्यक्तित्व की बात करें 17 मार्च को जन्म लेने वाली दोनों महिलाएं कल्पना चावला और साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा से ही है। अब देखते हैं इन सब पर आधारित एमसीक्यू प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभारंभ क्या है? शुभांकर क्या है? ऑप्शन ए है वीर, बी आदिवासी, सी मोरवीर, डी शेर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी मोरवीर। अगला है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है पन्ना, बी माधव, सी कान्हा, डी संजय दुबरी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी माधव। अगला है, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। अगला है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 100, बी 112, सी 118, डी 120। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 118। अगला है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड, डी नॉर्वे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी फिनलैंड। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, बी 12 मार्च, सी 15 मार्च, डी 18 मार्च। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 15 मार्च। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 का थीम क्या था? ऑप्शन ए कंज्यूमर फर्स्ट, बी है सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स, सी डिजिटल सेफ्टी, डी ग्रीन कंज्यूमर्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। अगला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए आर रहमान, बी जयंती कुमारेश, सी लता मंगेशकर, डी भीमसेन जोशी।
तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, जयंती कुमारेश। अगला है SIPRI रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक हथियार आयात में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी दूसरा। अगला, जल जीवन मिशन 2.0 को कब तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है 2025, बी है 2026, सी 2028, डी 2030। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 2028। अगला है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे मिला? ऑप्शन ए है नसरुद्दीन शाह, बी अमोल पालेकर, सी अनुपम खेर, डी ओम पुरी। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी अमोल पालेकर। अगला है मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी अमेरिका। अगला है स्टॉकलैंड ने किस नई प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दी है? ऑप्शन ए है ग्रीन बुरियल, बी इलेक्ट्रिक क्रीमेशन, सी एक्वामेशन, डी क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी एक्वामेशन। अगला, डस्की ईगल उल्लू का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बूबो बूबो, बी बूबो कोरोमंडस, सी स्ट्रिक एलुको, डी योटो अल्बा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बूबो कोरोमंडस। अगला है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किस अनुच्छेद से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 14। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी अनुच्छेद 21। अगला PSLV C62 मिशन में कौन सा उपग्रह प्रमुख था? ऑप्शन ए है RISAT, बी EOS-N1, सी कार्टोसैट, डी GAST। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी EOS-N1। अगला, सही का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी कृषि, सी स्वास्थ्य आई, डी रक्षा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी स्वास्थ्य AI। अगला है फेशियल हेल्थ इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी उड़ीसा। अगला, BCCI ने नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन बना? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शुभमन गिल, डी KL राहुल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी शुभमन गिल। तो ये थी 8 से 17 मार्च के महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।